पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो है मुख्य रूप से जो है कॉकिंग करने के बारे में पढ़ा था कि कॉकिंग कैसे करते हैं, और दूसरा फुल रन के बारे में पढ़ा था। मतलब कॉक करना क्या होता है ये पढ़ा था, और दूसरा जो है फुल रन के बारे में हमने पढ़ा था जो है। तो और इस क्लास में हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे जो है कि कुछ अनुभवजन्य सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी अनुभवजन्य संबंध यानी एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। ये फार्मूले, अनुभवजन्य फार्मूले क्या होते हैं कि ये अनुभव के आधार पर जो है फार्मूले बनाए जाते हैं, प्रयोगों द्वारा ये फार्मूले बनाए जाते हैं। इनको जो है मैथ के द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकता। ये जो है बहुत सारे प्रयोग करके ये फार्मूले बनाए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें अनुभवजन्य फार्मूला या एम्पिरिकल रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसके लिए जो है पहला जो फार्मूला है रिविट के लिए जो है, ये रिविट का व्यास यानी डायमीटर डी बराबर जो फार्मूला निकालने के लिए व्यास, जैसे रिविट हम लोग प्रयोग करेंगे तो उसका व्यास निकालना पड़ेगा। तो व्यास के लिए जो फार्मूला है वो इसमें दिया जाएगा। तो इसे उनविन सूत्र या उनविन फार्मूला भी कहते हैं। तो उनविन नाम के साइंटिस्ट ने इसे बनाया था, इसलिए हम लोग उनविन सूत्र इसे कहते हैं। तो इसके लिए जो ये फार्मूला इन्होंने जो बनाया था वो बनाया था डी बराबर 6√T के बराबर। तो डी की जो वैल्यू होती है वो 6√T के बराबर होगी। टी जो है प्लेट की मोटाई है मिलीमीटर। मिलीमीटर में प्लेट की जितनी मोटाई रहेगी वो रख करके यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं कि उस प्लेट के लिए कितना डायमीटर का रिविट हम लोग लगाएंगे, कितना व्यास का रिविट लगाएंगे, ताकि जो है वो उस मोटाई की जो है प्लेटों को आपस में जोड़ सकें। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे मान लें हमने ये 10 मिलीमीटर मोटाई की एक प्लेट ले ली, इसके ऊपर भी हमने मान लें 10 मिलीमीटर मोटाई की एक प्लेट ले ली। अब इसमें जो हम लोग जो है रिविट लगा करके ऐसे जोड़ना है। तो ये रिविट का जो व्यास है यानी डायमीटर हमको निकालना पड़ेगा। तो ये जो हमने प्लेट की मोटाई ली है 10 मिलीमीटर जो है, तो क्या करेंगे, इसका डायमीटर निकालने के लिए डी बराबर लिख लेंगे 6√D। टी मतलब प्लेट की थिकनेस जो है वो ये मोटाई 10 रख देंगे। तो ये वैल्यू निकालेंगे, जितना भी वैल्यू आ जाएगी जो है वही इस प्लेट इस रिविट के लिए इसके लिए डायमीटर हो जाएगी। यही जो वैल्यू आएगी ये इसकी डायमीटर हो जाएगी, इसकी जो है व्यास हो जाएगी। तो ये लगभग 18 या 19 के बराबर आएगी। तो ये लगभग 19-20 जो है इसका डायमीटर रख सकते हैं रिविट का। तो अब यहाँ पे इसके बाद जो है हम लोग अगला जो है देख लेते हैं। ये जो हमारा है अंतराल या पिच, दूसरी जो रिलेशनशिप है वो पिच या अंतराल है। तो इसे बल की दिशा में दो रिविटों के केंद्रों के बीच की दूरी को हम लोग पिच या अंतराल कहते हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लें कि हमारा इधर की तरफ जो है ये मान लें कि हमने जो है रिविट को जोड़ा हुआ है। जैसे मान लें हमारी एक प्लेट ये वाली है और यहाँ पे ये दूसरी प्लेट ये वाली है। इनको जो है इस तरह से हमने रिविट लगा करके टोटल इस तरह से रिविट लगा करके 8 रिविट लगा करके इनको आपस में जोड़ दिया है। तो जोड़ने से क्या होगा जो है यहाँ पे जैसे इनको हमने रिविट के माध्यम से जोड़ दिया है, तो इनमें जो अंतराल या पिच होगा, तो इनके जैसे ये इधर की तरफ इसमें बल लग सकता है, इधर की तरफ इसमें बल लग रहा है, तो इनके केंद्र के जो बीच की दूरी है इसे ही हम लोग पिच या अंतराल कहेंगे। जैसे देख सकते हैं कि इस रिविट का केंद्र यहाँ पे है, इस रिविट का केंद्र लाइन यहाँ पे है, तो इनके बीच की जो दूरी है इसे पिच कहेंगे। सिमिलरली ये वाली जो है लाइन यहाँ पे आ रही है, तो इनके बीच की दूरी को पिच पी के बराबर होगी। ये वाली लाइन यहाँ पे आ रही है, तो इनके भी बीच की दूरी पिच पी के बराबर होगी। तो ये बल की दिशा में दो रिविट के केंद्र जो रिविट है उनके केंद्रों के बीच की दूरी है उनको पिच कहेंगे। तो आगे इनकी दूरी बराबर रखते हैं, और ये जो पिच की वैल्यू है वो 3D के बराबर रखते हैं। P बराबर जो है ये होता है 3D के बराबर जो है पिच रिविट के व्यास का जो है 3 गुना रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं D बराबर हमने निकाला है, यहाँ पे वही उसको 3 गुना करके जो है पिच के बराबर रख देंगे। तो ये हमारा उनके रिविट के केंद्रों के बीच की दूरी जो है P बराबर 3D के बराबर रखेंगे हम लोग जो है। अब इसके बाद जो हम लोग दूसरा देख लेते हैं कि ये विकर्ण अंतराल या डायगोनल पिच के बारे में देख लेते हैं कि ये डायगोनल पिच या विकर्ण अंतराल क्या होता है। तो इसमें जो है एक ही प्लेट पर प्रयोग की गई दो समांतर रिविट अक्षों के रिविट केंद्रों की विकर्ण दूरी को
विकर्ण अंतराल कहा जाता है, या डायगोनल पिच या विकर्ण पिच कहा जाता है। अब ये इसे PD से डिनोट करते हैं। PD की वैल्यू जो होती है 2P+D/3 होती है, तो इसे PD से डिनोट किया जाता है पिच की वैल्यू को। अब यहाँ पे फार्मूला में जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये PD होता है डायगोनल पिच, D डायगोनल के लिए है यानी विकर्ण के लिए होता है 2P+D/3, ये D है D/3। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी डायगोनल पिच होती है। जैसे हमने ये पीछे चित्र जो दिखाया था, इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू तो ये पिच के बराबर, ये P के बराबर होती है। यहाँ से ये दूरी जो है पिच के बराबर होती है। लेकिन इसका जो विकर्ण यहाँ पे जो बन रहा है, ये वाली दूरी जो है, इसे हम लोग जो है PD कहते हैं। ये जो डायगोनल जो दूरी है, विकर्ण दूरी जो है, उसे हम लोग डायगोनल पिच कहते हैं या फिर विकर्ण अंतराल कहा जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये जो विकर्ण अंतराल है, ये होगा जो है, ये विकर्ण अंतराल 2P+D/3 के बराबर होगा। इसके बाद जो है अगला देख लेते हैं, चौथा नंबर का ये मार्जिन है। मार्जिन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। प्लेट के निकटतम किनारे से रिविट के केंद्र के बीच की दूरी को मार्जिन कहा जाता है। तो अब इसको समझते हैं क्या होता है कि जैसे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारी ये दो प्लेटों को जुड़ा हुआ दिखाया गया है। एक हमारी ये वाली प्लेट है, इसके नीचे एक ये प्लेट है, दूसरी प्लेट ये है। तो इनके जो, जैसे मान लें कि यहाँ पे एक रिविट के माध्यम से इनको जोड़ा गया है, यहाँ पे एक ऐसे रिविट लगाया गया है ऐसे लाइन से। तो ये जो इसका रिविट का केंद्र आ रहा है, कि इसके बीचों बीच जो लाइन जाएगी उसको रिविट का केंद्र कहते हैं। इस केंद्र से जो रिविट के किनारे तक जो प्लेट है उसके किनारे तक की दूरी है, उसे जो हम लोग मार्जिन m कहते हैं। इसे 1.5D के बराबर रखते हैं। तो अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये जो दूरी है, इसे हम लोग, जैसे रिविट का केंद्र यहाँ पे आ रहा है और प्लेट का जो किनारा है यहाँ तक है, तो इसके और इसके बीच की जो दूरी है, इसे हम लोग जो है मार्जिन कहेंगे। इसे m से डिनोट करते हैं। वो होता है 1.5D के बराबर, जितना डायमीटर है इसके बराबर होगा। तो आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरा जो है, आगे जो लिखा है बैक पिच के बारे में। तो बैक पिच समझ लेते हैं। बैक पिच इसे स्मॉल p, इसे P और सब्सक्रिप्ट में B से डिनोट किया जाता है। इसे बैक पिच कहते हैं। रिविट की पंक्तियों के बीच की दूरी को अगर लंबवत मापा जाए तो उसे बैक पिच कहा जाता है। PB बराबर 2D+6 मिलीमीटर चेन टाइप की रिविटिंग के लिए, PB बराबर 2D जिगजैग टाइप के रिविटिंग के लिए। तब इसको पहले समझते हैं ये बैक पिच होती क्या है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है, इसमें जो है, जो ये वाली दूरी तो हमने बताया था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ये पिच होती है। ये पिच होती है 3D के बराबर। ये वाली भी पिच होती है 3D के बराबर। ये वाली भी पिच होती है 3D के बराबर। लेकिन इस पिच के जो इधर की दिशा है, इसके लंबवत अगर दिशा में नापें, ये वाली जो दूरी नापें, तो इसे हम लोग PB कहते हैं। इसे बैक पिच कहते हैं। ये वाली जो पिच है उसके लंबवत दिशा में दूरी को अगर नापें, दो रिविट के केंद्रों के बीच की दूरी, जैसे ये वाली दूरी अगर नापें तो इसके लंबवत दिशा में होगी, इस दिशा के लंबवत दिशा में है, तो इसे ही हम लोग इनके केंद्रों के बीच की दूरी को PB कहते हैं। तो आप यहाँ पे अब दिखाया नहीं गया, लेकिन आप ध्यानपूर्वक देख ले सकते हैं कि अगर ये वाली जब बल इधर की तरफ लग रहा है, इसके लंबवत अगर दूरी नापें तो इसे हम लोग जो है PB या पिच कहते हैं। तो ये पिच की वैल्यू जो होती है, अगर हम लोग जो है, ये वैल्यू होती है अगर 2D+6 मिलीमीटर होती है। अगर हम लोग जो है 2D+6 मिलीमीटर होती है, अगर हम लोग इस तरह से चेन टाइप की रिविट के लिए प्रयोग करें, तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिविटिंग है इसे हम लोग चेन टाइप की रिविटिंग कहते हैं। ये जो रिविट है इसे क्या कहते हैं, ये चेन टाइप की रिविट। अगर हमने जैसे अगर रिविट को एक लाइन में लगाया है, जैसे एक लाइन ये हो गई यहाँ पे हमने, और एक ही लाइन में लगाया है, तो रिविट को हम लोग, और इसी लाइन पे इसको लगाया है, इसी लाइन पे इसको लगाया है, एकदम लाइन से लगाया है, तो इसे हम लोग चेन टाइप की रिविटिंग कहेंगे। अब लेकिन अगर जैसे कुछ रिविट है, जैसे रिविट को अगर लाइन से नहीं लगाया है, तो उसको हम लोग जो है जिगजैग टाइप की रिविटिंग कहेंगे। तो जैसे मान लें कि हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से भी रिविटिंग की जाती है कि जिसमें जो है हम लोग यहाँ पे एक रिविट लगा दिए, 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 यहाँ पे, तो इसमें जो है इसको हम लोग जिगजैग टाइप की रिविट कहते हैं। इसमें देखिए इसका लाइन मिल रहा है,
लेकिन इसका कोई लाइन नहीं मिल रहा है, इसका लाइन इन दोनों का मिल रहा है लेकिन इसका लाइन नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप की जो रिवेटिंग है उसे जिग जैग टाइप की रिवेटिंग कहेंगे, जिसमें जो है कि अगर इस बीच बीच में इस तरह से लगा दिया जाए जिनका लाइन आपस में ना मिले, तो इसको हम लोग जिग जैग टाइप की रिवेट कहेंगे। इसको जो है इसमें जो है जो पिच की वैल्यू होती है वो उसमें जो पिच की वैल्यू होती है वो 2D के बराबर, बैक पिच की वैल्यू होती है 2D के बराबर होती है। और अगर चेन टाइप की रिवेटिंग के लिए अगर बैक पिच की वैल्यू पूछें तो ये 2D + 6 मिलीमीटर के बराबर होती है। इसके बाद जो हम लोग अगला देखते हैं टक्कर जोड़ के बारे में, यानी टक्कर जोड़ की कवर प्लेट की जो है मोटाई यानी T1 इसे कहते हैं। तो T1 जो होती है 1.125T के बराबर। अगर एक कवर टक्कर जोड़ के लिए अगर एक कवर टक्कर जोड़ है तो 1.125T के बराबर होती है। और T1 की वैल्यू होती है 0.625T। एक डबल कवर टक्कर जोड़ है तो इसके लिए 0.625T के बराबर होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले समझ लेते हैं कि टक्कर जोड़ क्या होता है। तो इसको जो है हम लोग इस प्रकार से समझते हैं कि ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें जो है हमने जो है ये नीचे जो है एक प्लेट यहाँ पे ऐसे लगाई हुई है, तो इसको हम लोग एक प्लेट कहते हैं। इसके जस्ट बगल में हमने यहाँ पे एक दूसरी और प्लेट लगाई हुई है। अब इसको जो है ये इसके ऊपर जो हमने एक और ऐसे प्लेट रखी हुई है। फिर इसको जो है इनको जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे एक ऐसे रिवेट लगा दी है और यहाँ पे इस तरह से जोड़ने के लिए हमने इस तरह से ऐसे रिवेट लगा दी है। तो ये अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी एक प्लेट हो गई, ये हमारी दूसरी प्लेट हो गई। इन दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से कि जैसे अगर दो प्लेटों को टक्कर जोड़ से मतलब जोड़ना है तो इसका मतलब हमने जैसे एक प्लेट ये ले ली, एक जोड़ होता है जिसमें दूसरी प्लेट को पहली प्लेट के ऊपर रख करके ऐसे रिवेट लगा देते हैं। तो इस तरह का जो जोड़ बनता है इसको लैप जोड़ कहते हैं, जिसमें एक प्लेट को दूसरे के ऊपर रख करके जोड़ बनाया जाता है, तो इसे लैप जोड़ कहते हैं। इसको टक्कर जोड़ नहीं कहते हैं। टक्कर जोड़ में क्या है कि इसमें जो है प्लेट को हम लोग दोनों प्लेट को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखते हैं। जैसे एक प्लेट हमने ऐसे ले ली और दूसरी प्लेट इसी के जस्ट आगे रखते हैं। अब इनको जोड़ना है तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग पहली प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। अब इनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे रिवेट वगैरह कुछ लगा नहीं सकते, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और प्लेट रखेंगे। जो ये ऊपर वाली रखी प्लेट इसको कवर प्लेट कहते हैं। तो आप इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लाइन से रिवेट लगा देंगे और यहाँ इसमें भी इस तरह से लाइन से रिवेट लगा देंगे। तो अब ये दोनों प्लेटें आपस में जुड़ जाएंगी। तो इसमें चूँकि जो है ये वाली जो प्लेट है, ये वाला जो दोनों प्लेट है इनके आपस में टक्कर यहाँ पे हो रही है, तो इसलिए हम लोग इसको टक्कर प्लेट भी कहते हैं। तो टक्कर प्लेट में जो है हम लोग जो है अगर एक साइड में ये कवर प्लेट हमने एक ही साइड में लगाई है तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक तरफ जो है कवर प्लेट वाले ये टक्कर जोड़ है। अगर हमने ये कवर प्लेट यहाँ पे नीचे भी ऐसे कवर प्लेट लगा दी होती और तब यहाँ पे रिवेट ऐसे लगाया होता तो इसको डबल साइड में कवर प्लेट वाला कहेंगे। तब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारी जो है ये एक साइड में कवर प्लेट लगी है, ऊपर केवल ऐसे कवर प्लेट लगी है। ये हमारी पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर केवल ऊपर साइड में कवर प्लेट लगी है। तो इसको हम लोग जो है एक साइड मतलब एकल कवर टक्कर जोड़ कहेंगे। इसमें जो है कवर प्लेट की जो मोटाई है, मतलब ये वाली जो कवर प्लेट है उसकी जो मोटाई रखेंगे, ये ऊपर कवर प्लेट जो है ऊपर वाली प्लेट है, इसकी जो मोटाई रखेंगे हम लोग जो है ये वैल्यू यहाँ पे दर्शाई गई है, ये वाली ऊंचाई, तो ये होती है 1.125T के बराबर होगी। टी जो है यहाँ पे ये जो हमारी जो दोनों प्लेटें हैं इनकी जो है मोटाई, जो औसत मोटाई है उसके बराबर है टी। तो ये प्लेट 1 और 2 की जो मोटाई है उसके बराबर टी है। और ये जो है इसमें जो गुणा कर देंगे 1.125, तो टक्कर जोड़ के लिए कवर प्लेट की मोटाई कितनी है वो आ जाएगी। आगे दूसरा जो हम लोग देखते हैं कि इस टाइप की जो जोड़ होता है उसे हम लोग कहते हैं डबल कवर टक्कर जोड़। तो इसमें जो है दोनों तरफ कवर जोड़ लगा है, कवर प्लेट लगा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे ऊपर एक कवर प्लेट लगाई गई, नीचे एक कवर प्लेट लगाई गई है और तब इनके बीच में ऐसे रिवेट लगा करके इस तरह से जोड़ दिया गया है। तो इसको जो है दोनों तरफ चूँकि कवर प्लेट लगी, जिसे डबल कवर टक्कर जोड़ कहते हैं।
इसमें जो कवर प्लेट की जो मोटाई रखते हैं ऊपर और नीचे दोनों की, वो 0.625T के बराबर रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 0.625T के बराबर रखा गया है। तो टी की जो वैल्यू है वो हम लोग ये वाली जो प्लेट है, जो टक्कर प्लेटें हैं, इनकी मोटाई जो है हम लोग टी के बराबर जो भी रहेगी उसको यहाँ पे गुणा करके हम लोग कवर प्लेट की मोटाई लिख देंगे। मुख्य प्लेट की मोटाई टी है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने जो 6 मुख्य रूप से जो फार्मूले हमने पढ़ लिए हैं, जो हैं कि टक्कर जोड़ में हम लोग क्या रखें, टक्कर जोड़ है तो उसमें कवर प्लेट की मोटाई T1 बराबर 1.125T रखेंगे अगर एक तरफ कवर प्लेट लगी हुई है तो उसके लिए। अगर दोनों तरफ डबल कवर वाली टक्कर जोड़ बनाए हैं तो उसमें जो है T1 की वैल्यू 0.625T के बराबर रखेंगे। तो और इसके बाद हमने पीछे पढ़ा बैक पिच की वैल्यू होती है वो P बराबर 2D + 6 मिलीमीटर चेन टाइप के लिए, PB बराबर 2D ये जिगजैग टाइप की रिवेटिंग के लिए होगा। आगे ये फार्मूले सबको याद रखने हैं। मार्जिन जो है इसे M की वैल्यू जो है ये 1.5D के बराबर रखते हैं। और बिकड़ डायगोनल PD बराबर 2P + D/3 रखा जाता है। और इसी तरह से जो है जो अंतराल है या पिच है, अंतराल को पिच कहते हैं, इसकी वैल्यू जो है 3D के बराबर हमने पढ़ा जो है। और इसी तरह से हमने जो पीछे पढ़ा है एक रिविट का व्यास D बराबर, इसके लिए उनविन फार्मूला जो है D बराबर 6√T। तो ये फार्मूले जो है सबको याद रखने, क्योंकि ये सब जो है जब भी रिविट की डिज़ाइन करेंगे तो इन्हीं फार्मूलों की मदद से करेंगे। तो आगे हम लोग जो है ये सब जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, रिविट के प्रकार वगैरह। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। हाँ, धन्यवाद।